स्टोरी की शुरुआत ओबिटो के घर से होती है। रात का टाइम होता है और ओबिटो गहरी नींद में होता है, लेकिन अचानक वो घबरा के उठ जाता है। उसकी सांस तेज होती है और उसके दिमाग में अभी वार के सीन्स चल रहे होते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ पल पहले ही वो बैटलफील्ड में खड़ा था, जहाँ सब कुछ बर्बाद हो रहा था। जब वो अपने रूम को ध्यान से देखता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, जो उसे और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। धीरे धीरे वो उठकर शीशे के पास जाता है। जैसे ही वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपना बचपन वाला चेहरा दिखता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब कैसे हो सकता है। उसके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि वो टाइम में पीछे आ चुका है। इसी वक्त विलेज के दूसरे कोने में ककाशी भी नींद से उठता है। वो अपने हाथों को देखता है और तुरंत रियलाइज करता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा हो चुका है। उसके दिमाग में फ्यूचर की सारी पेनफुल मेमोरीज एक साथ आ जाती हैं। रिन भी अपनी नींद से उठती है। उसका दिल घबरा रहा होता है और उसे अपना एक बुरा सपना याद आता है जिसमें वो मर चुकी होती है। उधर मिनाटो भी उठता है और उसके मन में एक अजीब सी अनईजीनेस होती है। उसे याद आता है कि अभी कल ही वो वार में था। कुशीना उसके पास होती है और उसे नॉर्मल देखकर मिनाटो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सबसे अजीब बात ये होती है कि इन चारों को अपनी पूरी फ्यूचर मेमोरीज याद होती हैं, जैसे वो सब कुछ पहले ही हो चुका है। कुछ टाइम बाद टीम मिनाटो ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा होती है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा लग रहा होता है। मिनाटो अपनी टीम को नॉर्मली ट्रेनिंग करा रहा होता है, जैसे टाइजुत्सु, टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन पर फोकस करा रहा होता है। ओबिटो हमेशा की तरह एनर्जेटिक दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा सीरियस होता है। उसका मन बार बार उस फ्यूचर की तरफ जा रहा होता है जहाँ सब कुछ गलत हो चुका था। ककाशी भी कम बोलता है और ज्यादा ऑब्जर्व करता है। उसके लिए ये सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड होती है, क्योंकि उसे लगता है जैसे वो सब कुछ पहले ही देख चुका है। इन सबके चेहरों को ध्यान से देखती है और उसे फील होता है कि टीम के बीच एक अजीब सी टेंशन है। ट्रेनिंग के दौरान उन सबके दिमाग में फ्यूचर के सीन्स फ्लैश होते रहते हैं। ओबिटो को अपने फ्यूचर वाली डार्कनेस का एहसास होता है। ककाशी को अपनी अकेली और गिल्ट भरी जिंदगी याद आती है। रिन अपनी ट्रेजिक एंडिंग के ख्याल से डिस्टर्ब हो जाती है। मिनाटो अपनी और कुशीना के सैक्रिफाइस को याद करता है, लेकिन कोई भी अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते। सबके मन में एक ही सोच होती है कि जो कुछ उन्होंने देखा वो शायद सिर्फ एक बुरा सपना था। उन्हें डर होता है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो शायद सब कुछ बिगड़ सकता है। इसीलिए सब चुप रहते हैं और नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन बाद टीम मिनाटो को एक नया मिशन असाइन होता है। जैसे ही वो मिशन डिटेल्स सुनते हैं, उन सबके मन में एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। ये वही मिशन होता है जो उनके सपने में भी आया था, जहाँ फ्यूचर में ओबिटो एक बड़े पत्थर के नीचे ट्रैप हो गया था। जब टीम मिशन एरिया में पहुंचती है तो सबको लगता है जैसे ये जगह वो पहले भी देख चुके हैं। हर एक चीज उनके सपने से मैच कर रही होती है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। मिनाटो को याद आता है कि फ्यूचर में यहीं पर टीम दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती हैं। उसके मन में डर आ जाता है कि कहीं इस बार भी वही सब रिपीट ना हो जाए। इसीलिए वो इस बार टीम को अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं लेता और सबके साथ ही रहता है। थोड़ी ही देर में एनिमी शिनोबी सामने आ जाते हैं। सिचुएशन तुरंत सीरियस हो जाती है। टीम को समझ आ जाता है कि एनिमी का टारगेट सबसे वीक मेंबर हो सकता है। इस वजह से वो रिन को सेंटर में रखकर प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना लेते हैं। इस बार कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होता है। कोई भी अलग नहीं होता, कोई भी गलती नहीं होती। एनिमी शिनोबी जल्दी ही डिफीट हो जाते हैं और मिशन बिना किसी कैजुअलिटी के स्मूथली कंप्लीट हो जाता है। मिशन के खत्म होते ही टीम के मन में एक बात क्लियर हो जाती है, जो सपना उन्होंने देखा था वो शायद सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था। मिशन के बाद टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और विलेज में काफी बड़े चेंजेस दिखने लगते हैं। थर्ड होकागे के बाद मिनाटो को होकागे बनाया जाता है। पूरा कोनोहा उस डिसीजन से खुश होता है, क्योंकि मिनाटो अपनी स्पीड, इंटेलिजेंस और काम नेचर के लिए ऑलरेडी फेमस होता है। होकागे बनने के बाद मिनाटो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ओबिटो जब मिनाटो को होकागे क्लॉक में देखता है तो उसके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। उसके मन में ये फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि एक दिन वो भी होकागे बनेगा। ककाशी भी काफी रिलीफ फील करता है, क्योंकि उसका देखा हुआ फ्यूचर रिपीट नहीं हुआ होता। रिन के लिए भी ये सब किसी मिरेकल से कम नहीं होता, क्योंकि वो भी अभी जिंदा है और अपनी टीम के साथ सेफ है। होकागे सेरेमनी के बाद टीम मिनाटो सब मिलकर मिनाटो के घर जाती है। वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी वार्म होता है। कुशीना सबके लिए स्पेशल खाना बनाती है। घर हंसी मजाक से भरा होता है। ओबिटो अपने यूजुअल तरीके से मजाक कर रहा होता है। ककाशी थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन खुश भी होता है और रिन सबको एक फैमिली की तरह देखती है। मिनाटो और कुशीना उन सबको सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। उस रात सबको लगता है कि शायद डेस्टिनी ने उन्हें एक सेकंड चांस दिया है, जिसमें सब कुछ सही किया जा सकता है। दूसरी तरफ विलेज के शैडोज में डांजो और ओरोचिमारू काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। डांजो का मानना होता है कि होकागे की पोजीशन ओरोचिमारू को मिलनी चाहिए थी। उसके लिए मिनाटो का होकागे बनना एक बड़ा सेटबैक होता है। डांजो को लगता है कि मिनाटो उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। ओरोचिमारू भी अंदर ही अंदर गुस्से में होता है, लेकिन वो अपना गुस्सा ओपनली नहीं दिखाता। दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि मिनाटो को किसी न किसी तरह से उस पोजीशन से हटाना होगा।
डांजो एल्डर्स के पास जाता है, उनके मन में डाउट डालने की कोशिश करता है। वो उन्हें बताता है कि उचिहा क्लैन विलेज के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं और अगर टाइम रहते एक्शन नहीं लिया गया तो विलेज का कंट्रोल उनके हाथ से निकल सकता है। एल्डर्स पहले कंफ्यूज होते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि इस मैटर पर होकागे से बात करनी होगी। जब ये बात मिनाटो तक पहुंचती है तो वो इस आइडिया को सीधा रिजेक्ट कर देता है। मिनाटो का मानना होता है कि बिना प्रॉपर प्रूफ के किसी क्लैन को ब्लेम करना गलत है। वो डिसाइड करता है कि पहले फुगाकू उचिहा से डायरेक्टली बात करेगा और सच समझने की कोशिश करेगा। मिनाटो और फुगाकू उचिहा के बीच में एक सीरियस मीटिंग होती है। शुरू में फुगाकू थोड़ा कोल्ड और रिजर्व रहता है। उसे लगता है कि मिनाटो भी बाकी होकागे की तरह उचिहा क्लैन को कभी समझ ही नहीं पाएगा। फुगाकू के मन में विलेज के सिस्टम को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। उसे लगता है कि उचिहा क्लैन को हमेशा साइड में रखा गया है। मिनाटो बिना इंटरप्ट किए उसकी बात सुनता है। वो क्लियरली समझने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम सिस्टम में है, ना कि क्लैन में। मिनाटो ये भी रियलाइज करता है कि चेंज सिर्फ पावर से नहीं आता। वो फुगाकू को ये कॉन्फिडेंस देता है कि अगर सिस्टम में कोई कमी है तो उसे शांति से भी चेंज किया जा सकता है। धीरे धीरे फुगाकू का ट्रस्ट मिनाटो पर बढ़ने लगता है। वो मिनाटो को अपने क्लैन का एक सीक्रेट के बारे में बताता है, जो कि एक एंशिएंट स्टोन होता है जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है और जिसका मतलब पूरी तरह से किसी को भी क्लियर नहीं होता। फुगाकू मानता है कि उस स्टोन का कनेक्शन उचिहा क्लैन के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। मिनाटो ये सब सुनकर काफी सीरियस हो जाता है। उसे फील होता है कि ये सिर्फ क्लैन का मैटर नहीं है बल्कि पूरे शिनोबी वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो उसके मन में ये भी क्लियर हो जाता है कि डांजो और ओरोचिमारू जो प्लानिंग कर रहे होते हैं उसके पीछे कोई और बड़ी वजह हो सकती है। फुगाकू से बात के बाद मिनाटो और ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि उचिहा क्लैन का इशू सिर्फ पॉलिटिक्स या पावर्स का नहीं है बल्कि कुछ और गहरा है। मिनाटो और फुगाकू दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले इस स्टोन के बारे में और सच पता लगाया जाए। इसी बीच मिनाटो फुगाकू को ये भी बताता है कि डांजो और ओरोचिमारू उचिहा क्लैन को खत्म करने की बात कर रहे थे। ये सुनकर फुगाकू का एक्सप्रेशन और हार्ड हो जाता है। उसे समझ जाता है कि डेंजर सिर्फ बाहर से नहीं है बल्कि विलेज के अंदर से भी आ रहा है। इसी डिस्कशन के दौरान मिनाटो को अचानक अपना सपना याद आ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे फ्यूचर में उचिहा क्लैन को मैनिपुलेट किया गया था और कैसे उसके इमोशंस का यूज करके उन्हें डिस्ट्रक्शन की तरफ धकेल दिया गया था। मिनाटो को रियलाइज होता है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसे फील होता है कि इस सब के पीछे कोई अनसीन फोर्स का हाथ है। इसलिए वो फुगाकू को अपना पूरा सपना डिटेल में बताता है, जैसे कि वॉर, डिस्ट्रक्शन, क्लैन का एंड और एक शैडो जो सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है। फुगाकू ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि स्टोन पर लिखी हुई चीजें और मिनाटो के सपने का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उसे रियलाइज होता है कि उनके क्लैन के साथ शायद शुरू से ही एक गेम खेला जा रहा था। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि इस सच को बाहर आने से पहले डांजो और ओरोचिमारू के प्लान्स को फेल करना होगा, वरना हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट कर सकती है। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है और कुछ साल बीत जाते हैं। विलेज में शांति होती है और नए जनरेशन का टाइम आ जाता है। इसी दौरान नारुतो और सासुके का जन्म होता है। इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। कुशिना और मिनाटो दोनों जिंदा होते हैं और नारुतो अपने पेरेंट्स के साथ ग्रो कर रहा होता है। कुरोमा भी कुशिना के अंदर ही सील रहती है, इसीलिए उस रात विलेज में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता। कोनोहा के लिए एक पीसफुल टर्निंग पॉइंट होता है। नारुतो के जन्म के बाद ओबिटो, काकाशी और रिन मिनाटो के घर आते हैं। तीनों नारुतो को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। ओबिटो के मन में एक अलग ही अटैचमेंट फील होता है। उसे लगता है जैसे ये बच्चा फ्यूचर में बहुत कुछ बदलने वाला है। काकाशी नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो भी रिलीफ फील करता है कि अब नारुतो को अकेला फ्यूचर फेस नहीं करना पड़ेगा। जिन सबको देखकर खुश होती है और उसे लगता है कि उनका सेकंड चांस सही डायरेक्शन में जा रहा है। घर का एटमॉस्फेयर काफी लाइट होता है, हंसी मजाक चलता रहता है। मिनाटो और कुशिना नारुतो को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ विलेज को भी सेफ रखने का बैलेंस बना रहे होते हैं। टीम मिनाटो अब सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक एक्सटेंडेड फैमिली बन चुकी होती है। सबको लगता है कि शायद इस बार डेस्टिनी उनके साथ है। दूसरी तरफ विलेज से दूर एक अलग जगह पर मादरा अपने प्लान के बारे में नागाटो को पहले ही बता चुका होता है। नागाटो उस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन बना चुका होता है। इस बार अकात्सुकी थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें ओबिटो और इटाची जैसे लोग शामिल नहीं होते, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल डेंजरस होता है। उनका फोकस टेल्ड बीस्ट पर होता है, जिसमें किलर बी भी उनका एक मेजर टारगेट होता है। इसी बीच टीम मिनाटो को एक मिशन मिलता है जिसमें उन्हें हिडन क्लाउड के निंजा को अपने टेरिटरी से बाहर निकालना होता है। टीम फील्ड में होती है जबकि मिनाटो होकागे ऑफिस में अपना काम संभाल रहा होता है। मिशन के दौरान अचानक टीम मिनाटो के सामने दो अजीब शिनोबी अपीयर होते हैं, काकाजू और हिडान। उनका बिहेवियर काफी कोल्ड होता है। वो क्लियरली बताते हैं कि उनका कोनोहा से डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उनका मेन टारगेट किलर बी है। जैसे ही काकाशी और ओबिटो उन दोनों को देखते हैं, उनके दिमाग में फ्यूचर के सीन्स वापस फ्लैश हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अकात्सुकी कितनी डेंजरस हो सकती है, लेकिन तब तक काकाजू और हिडान वहां से चले जाते हैं। टीम मिनाटो के लिए एक वार्निंग होती है, जो कि फ्यूचर का डेंजर अब धीरे धीरे प्रेजेंट में शिफ्ट हो रहा होता है।
दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह पर अकात्सुकी का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी हैवी होता है। पेन बीच में खड़ा होता है और उसके साथ ओरोचिमारू भी होता है। ओरोचिमारू का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, कोनोहा को डिस्ट्रॉय करना। उसे लगता है कि जब तक कोनोहा खड़ा रहेगा उसके प्लान्स कभी पूरे नहीं होंगे। पेन भी ये मानता है कि बिना प्रॉपर प्लानिंग के डायरेक्ट अटैक करना बेकार होगा, इसलिए वो पहले एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनाने की बात करता है। उनकी प्लानिंग का मेन पॉइंट कुशिना होती है, क्योंकि कुरामा उसके अंदर सील्ड होती है। पेन के लिए कुशिना एक की बन चुकी होती है, जिसके बिना उसका प्लान आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसी बीच काकुजू और हिडान हेडक्वार्टर्स में वापस आते हैं। वो लोग किलर बी को कैप्चर करके ले आए होते हैं। बी का चाकरा अकात्सुकी के लिए एक और बड़ा स्टेप होता है। पेन को ये कंफर्म हो जाता है कि उनका प्लान सही डायरेक्शन में जा रहा है, और ओरोचिमारू भी अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि केओस बढ़ने लगता है और उसे लगता है कि कोनोहा का डाउनफॉल अब दूर नहीं है। दूसरी तरफ काकाशी और ओबिटो तेजी से कोनोहा की तरफ मूव करते हैं। उनके मन में एक ही बात चल रही होती है कि कहीं कुशिना और नारुतो इसी डेंजर में तो नहीं है। जैसे ही वो विलेज पहुंचते हैं, वो सीधा मिनाटो के घर की तरफ जाते हैं। वहां जाकर जब वो कुशिना और नारुतो को बिल्कुल सेफ देखते हैं, तो दोनों को थोड़ा रिलीफ मिलता है। नारुतो पीसफुली सो रहा होता है और कुशिना बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन इस रिलीफ के साथ ये कंफ्यूजन भी होती है। काकाशी और ओबिटो दोनों रियलाइज करते हैं कि उन्हें पहले से ही इस डेंजर का अंदाजा कैसे था। उन्हें याद आता है कि उनके सपनों में ये सब पहले हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ बातें बिना बोले क्लियर हो जाती हैं। इसी बीच मिनाटो भी वहां आ जाता है और मिशन के बारे में पूछता है। रिन भी थोड़ी देर बाद वहां पहुंचती है और सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है। टीम मिनाटो के एक्सप्रेशन से क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मिशन नहीं था, बल्कि फ्यूचर के लिए एक वार्निंग थी। आखिरकार काकाशी और ओबिटो डिसाइड करते हैं कि अब और चुप रहना सही नहीं है। दोनों मिनाटो को वो सब बताते हैं जो उन्होंने अपने सपनों में देखा था। वो वॉर, डिस्ट्रक्शन, अकात्सुकी और पूरे शिनोबी वर्ल्ड का कोलैप्स के बारे में डिटेल में बताते हैं। जैसे जैसे मिनाटो ये सब सुनता है, उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होता जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन या कोइंसिडेंस नहीं है, ये वही फ्यूचर है जो उसने खुद भी देखा था। मिनाटो रियलाइज करता है कि ये सपना एक्चुअली वार्निंग थी। ये 1 सेकंड चांस था जो उन सबको मिला था। जब काकाशी ये समझने की कोशिश करता है कि क्या मिनाटो ने भी वही सपना देखा था, और मिनाटो का रिएक्शन से सब क्लियर हो जाता है। टीम मिनाटो को ये बात समझ आ जाती है कि वो सब एक ही फ्यूचर को देख कर आए हैं। इसी मूवमेंट पर मिनाटो डिसाइड करता है कि इस बार हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने दिया जाएगा। वो डिसाइड करता है कि वो अकात्सुकी, डांजो, ओरोचिमारू और हर उस फोर्स को रोकेगा जो शिनोबी वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रही है। कोनोहा में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब सी बात क्वाइटली नोटिस होने लगती है। जब भी रिन किसी इंजर्ड निंजा पर मेडिकल निंजुत्सु यूज करती है, उसके चाकरा के साथ एक हैवी प्रेशर फील होता है, जो नॉर्मली किसी ट्रेंड मेडिक से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। काकाशी पहले इसे कोइंसिडेंस समझता है, लेकिन जब ये चीज बार बार रिपीट होती है, तब वो ज्यादा ध्यान देना शुरू करता है। ओबिटो भी एक मिशन के दौरान सेम चाकरा डिस्टर्बेंस फील करता है, जब रिन फ्रंट लाइन से दूर रहकर सपोर्ट दे रही होती है। दोनों अपनी ऑब्जर्वेशंस कंपेयर करते हैं और धीरे धीरे ये क्लियर होने लगता है कि रिन के चाकरा का नेचर नॉर्मल नहीं है। कुछ पुराने सीलिंग्स रिकॉर्ड्स और मेडिकल रिपोर्ट्स चेक की जाती हैं और तब बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, यही कि रिन एक जिंजूरकी है। इस रियलाइजेशन के बाद बिना किसी ड्रामा के डिसीजन लिया जाता है कि रिन को अब डेंजरस मिशंस पर नहीं ले जाया जाएगा। उसका रोल बेस और प्रोटेक्टेड जोन्स तक लिमिटेड कर दिया जाता है। ओबिटो अक्सर उसके साथ ही रहता है और काकाशी क्वाइटली सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और टाइट करवा देता है। मिनाटो को शॉर्ट और प्रिसाइज ब्रीफ दिया जाता है। इसी बीच बॉर्डर सर्विलियंस यूनिट्स रिपोर्ट करते हैं कि मल्टीपल हाई लेवल चाकरा सिग्नेचर्स कोनोहा की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑर्डर्स पास होते हैं, क्लैंस अलर्ट हो जाते हैं और विलेजेस को समझ आ जाता है कि जो हो रहा है वो एक नॉर्मल मिशन तो नहीं है। सुबह का टाइम होता है। सूरज निकलने से पहले ही कोनोहा के आउटर बैरियर पर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है और पूरे विलेज में वार्निंग सिग्नल्स गूंज जाते हैं। ऑलमोस्ट एक ही मूवमेंट में पेन के मल्टीपल पाथ्स अलग अलग जोन्स में लैंड करते हैं। ग्रेविटी बेस्ड अटैक से रोड्स टूटने लगती हैं और बिल्डिंग शेक करने लगती हैं। लोग रिएक्ट भी पूरी तरह नहीं कर पाते कि ओरोचिमारू एक ओपन एरिया में खड़ा होकर रीएनिमेशन जुत्सु एक्टिवेट कर देता है। पहले फर्स्ट होकागे का रीएनिमेटेड फॉर्म अपीयर होता है, फिर सेकंड होकागे का, और फिर मादरा उचिहा का, और फिर मादरा उचिहा का नाम लेते ही बैटलफील्ड का प्रेशर और बढ़ जाता है। मिनाटो बिना 1 सेकंड वेस्ट किए बैटलफील्ड का मान संभाल लेता है। फुगाकू उचिहा खुद फ्रंट लाइन में आ जाता है। मिनाटो पेन के मेन बॉडी पर फोकस करता है और फ्लाइंग राइजन के थ्रू पाथ्स के बीच इंस्टेंट स्ट्राइक्स लगाने लगता है। फुगाकू मादरा के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट में चला जाता है। शारिंगन के थ्रू मूवमेंट रीड करता है और 5 स्टार और काउंटर टेक्निक्स यूज करता है। विलेज के हर कोने में फाइट शुरू हो जाती है। युगा सर्विलियंस और टारगेट मार्किंग संभालते हैं। नारा क्लैन शैडो टेक्निक से
रिएनिमेटेड बॉडीज को स्लो करते हैं और सीलिंग टीम्स मूव करने लगती हैं। नारुतो और सासुके गेनिन होते हुए भी बैठे नहीं रहते। नारुतो शैडो क्लोन से इंजर्ड निंजा को सेफ जोन्स तक पहुंचाता है, जबकि सासुके लाइटनिंग स्टाइल्स अटैक से एनिमी समन्स और सपोर्ट यूनिट्स को डिस्टर्ब करता है। इस सेक्टर में बैटल सबसे ज्यादा इंटेंस हो जाती है। यहीं ककाशी, ओबिटो और इटाची अकात्सुकी के कोर फाइटर्स को डायरेक्टली एंगेज करते हैं। ककाशी प्रिसाइज टाइमिंग के साथ लाइटिंग बेस्ड अटैक्स यूज करता है और एक एनिमी को क्लोज रेंज चिडोरी थ्रस्ट से न्यूट्रलाइज कर देता है। ओबिटो भी क्लोज कॉम्बैट में फायर स्टाइल और एक्सप्लोसिव टैक्स का यूज करता है, एक ओपोनेंट को डायरेक्ट फिनिशर से खत्म कर देता है। इटाची बैटलफील्ड को एक स्टेप पीछे से कंट्रोल करता है, गेनजुत्सु के थ्रू एनिमीज को ऑफ बैलेंस करता है और सुरिकेन जुत्सु के फास्ट कॉम्बिनेशन से उन्हें 1 by 1 डिसेबल करता है। उधर ओरोचिमारू के रिएनिमेटेड होकागे सीलिंग टीम्स के प्रेशर में आने लगते हैं। फर्स्ट होकागे बैरियर और सीलिंग टैग से कॉम्बाइंड जुत्सु से लॉक हो जाता है। सेकंड होकागे शैडो पैरालिसिस के बाद सीलिंग टेंस में बांध दिया जाता है। मादर के अगेंस्ट मिनाटो और फुगाकू जॉइंट एग्जीक्यूशन प्लान फॉलो करते हैं। मिनाटो मार्क कुनाई के थ्रू मादर को कांस्टेंट टेलीपोर्ट प्रेशर में रखता है, जबकि फुगाकू डिसीसिव फायर स्टाइल स्ट्राइक से उसका मूवमेंट को ब्रेक करता है। फाइनल सीलिंग जुत्सु के साथ मादर की रिएनिमेटेड बॉडी कोलैप्स हो जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ओरोचिमारू के रिएनिमेशन में उतना दम नहीं था। पेन के सारे पार्ट्स सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय होते हैं और अकात्सुकी का कोर स्ट्रक्चर वहीं टूट जाता है। सुबह का अटैक जो कोनोहा को तोड़ने आया था वहीं पर खत्म हो जाता है। बैटलफील्ड शांत होता है, लेकिन विलेज की कंडीशन क्रिटिकल होती है। सबका चक्र ऑलमोस्ट ड्रेन होता है, निंजा इंजर्ड होते हैं, डिफेंस एकदम डाउन हो चुका होता है। इसी वक्त वेस्ट बॉर्डर से एक नई चक्रा वेव अप्रोच करती है। हिडन क्लाउड की आर्मी मूव कर चुकी होती है। अकात्सुकी की डिफीट के बाद बैटलफील्ड धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन विलेज की हालत ठीक नहीं होती। सुबह से चल रही लगातार फाइट में ऑलमोस्ट हर निंजा का चक्र ड्रेन कर दिया होता है। मेडिकल यूनिट्स इंजर्ड से भर चुकी होती हैं और सीलिंग टीम्स भी अपनी लिमिट पर होती हैं। मिनाटो फ्रंट लाइन से ही बैटलफील्ड एसेस कर रहा होता है, जबकि फुगाकू उचिहा अपने क्लैन को रीऑर्गेनाइज करने में लगा होता है। डिफेंसिव बैरियर्स अभी भी डैमेज्ड होते हैं और रिपेयर का काम शुरू भी नहीं हो पाता। इसी बीच वेस्ट साइड से एक नई चक्रा प्रेजेंस फील होती है। पहले लगता है कि शायद कोई डिलेड अकात्सुकी यूनिट होगी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आती है क्लैरिटी हो जाती है कि ये चक्रा बिल्कुल अलग नेचर का है। हिडन क्लाउड की आर्मी कोनोहा के बॉर्डर क्रॉस कर चुकी होती है। इस बार कोई वार्निंग नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, कुछ नहीं होता। देखागे खुद फ्रंट में होता है और सीधा अटैक ऑर्डर कर देता है। ऑलरेडी एग्जॉस्टेड कोनोहा फोर्सेस दोबारा फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट स्लो होती है। मिनाटो रायकागे को इंटरप्ट करता है। मिनाटो रायकागे को इंटरसेप्ट करने आता है, लेकिन कंटिन्यूअस बैटल के बाद उसकी स्पीड और रिएक्शन टाइम पे क्लियर इफेक्ट दिख नहीं रहा होता। रायकागे रॉ पावर और मोमेंटम का यूज करता है और एक डायरेक्ट क्लैश में मिनाटो को ओवर पावर कर लेता है। बैकअप पहुंचने से पहले ही मिनाटो को कैप्चर कर लिया जाता है। इसी की के बीच एक और फ्रंट कोलैप्स होता है। फुगाकू उचिहा जो मादरा के बाद ऑलरेडी इंजर्ड होता है, वो हिडन क्लाउड के इलाइट स्क्वाड के बीच आ जाता है। उचिहा क्लैन रेसिस्ट करता है, लेकिन लीडर के गिरते ही फॉर्मेशन टूट जाती है। फुगाकू भी कैप्चर हो जाता है। कोनोहा का कमांड स्ट्रक्चर वहीं पे वीक हो जाता है। हिडन क्लाउड के विलेज में घुसने के साथ ही डांजो अपना मूव करता है। उसने ये सिचुएशन पहले से प्लान कर रखी होती है। अकात्सुकी अगर जीत जाती तो उसका काम हो जाता, और अब जब अकात्सुकी हार चुकी होती है तो हिडन क्लाउड के थ्रू वही रिजल्ट निकालना होता है। डांजो एल्डर्स के सामने आता है और सिचुएशन को अपने फेवर में प्रेजेंट करता है, ये बताते हुए कि होकागे कैप्चर हो चुका है और विलेज को तुरंत एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। डांजो जैसे ही होकागे की पोजीशन लेने आगे बढ़ता है, अभी रेकागे इंटरवीन करता है। उसके लिए डांजो सिर्फ एक पॉन होता है जो अपना काम कर चुका होता है। बिना किसी वार्निंग के रेकागे डांजो को वही एलिमिनेट कर देता है। एल्डर्स रिएक्ट भी नहीं कर पाते। उस मोमेंट में क्लियर हो जाता है कि हिडन क्लाउड का कोई इंटेंशन पावर शेयर करने का नहीं था। रेकागे तुरंत कोनोहा पर डायरेक्ट कंट्रोल ले लेता है। निंजा फोर्सेस को डिसआर्म किया जाता है। जो रेजिस्ट करता है उसे आगे कैप्चर कर लिया जाता है या परमानेंटली इंजर कर दिया जाता है। क्लैन हेड्स के हाउस अरेस्ट में डाल दिए जाते हैं। कॉमन वेजेस को फोर्सफुली लेबर और सप्लाई वर्क में लगा दिया जाता है। कोनोहा का नाम रह जाता है, लेकिन अथॉरिटी पूरी तरह क्रश हो जाती है। मिनाटो और फुगाकू को पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह यूज किया जाता है ताकि कोई भी रेबेलियन स्टार्ट ना हो सके। ये सब कुछ ककाशी, ओबिटो, इटाची, रिन, नारुतो, सासुके और बाकी यंग निंजा दूर से देख रहे होते हैं। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का कोई चांस नहीं होता। इटाची सिचुएशन को पहले ही रीड कर लेता है और समझ जाता है कि अगर अभी एक भी गलत मूव हुआ तो सब वहीं खत्म हो जाएगा। ककाशी क्वाइटली रिट्रीट रूट प्लान करता है, जबकि ओबिटो कवर क्रिएट करता है। रिन इंजर्ड सिविलियंस को सेफ जगह तक पहुंचाने में मदद करती है बिना अपनी जिंजूर की आइडेंटिटी एक्सपोज किए। थोड़ी ही देर में डिसीजन एग्जीक्यूट होता है। यंग निंजा को अलग अलग ग्रुप्स में विलेज
फोरेस्ट से बाहर ले जाया जाता है। ये एस्केप हरीड नहीं होता बल्कि कैलकुलेटेड होता है। हिडन क्लाउड के सर्विलेंस से बचकर वो लोग फॉरेस्ट और अबैंडन्ड जोन्स में छुप जाते हैं। कोनोहा के अंदर जो लोग रह जाते हैं उनकी लाइफ धीरे धीरे कंट्रोल और रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। शिनोबी विलेज अब सिर्फ नाम का रह जाता है। विलेज के बाहर ये ग्रुप एक जगह सेटल नहीं होता बल्कि स्कैटर्ड रहता है। काकाशी, इटाची और ओबिटो क्लियरली डिसाइड करते हैं कि अब नेक्स्ट मूव डायरेक्ट वॉर नहीं होगा, पहले स्ट्रेंथ बिल्ड की जाएगी, फिर एक दिन वापस आया जाएगा। कोनोहा पीछे छूट जाता है लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से नेक्स्ट फेज शुरू होता है, ट्रेनिंग, प्रिपरेशन और एक फ्यूचर रेड की प्लानिंग। कोनोहा से दूर जंगल और अबैंडन जोन्स के बीच छोटे छोटे हाइड आउट्स बनाए जाते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग का फेज स्टार्ट होता है। काकाशी सबसे पहले स्क्वाड कोऑर्डिनेशन पर काम करता है। वो नारुतो और सासुके को अलग अलग नहीं बल्कि एक यूनिट की तरह मूव करना सिखाता है। नारुतो शैडो क्लोन्स का यूज सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन और सराउंडिंग टैक्टिक्स के लिए यूज करता है। वो क्लोन्स को अलग एंगल से चेंज करवाता है ताकि एनिमी का फोकस टूट सके। सासुके लाइटिंग स्टाइल को शॉर्ट बर्स्ट में यूज करता है, जैसे फास्ट एंट्री, क्विक स्ट्राइक और तुरंत रिपोजिशन। तो क्लोज कॉम्बैट ड्रिल्स करवाता है जिसमें एक्सप्लोसिव टैक्स और फायर स्टाइल का टाइमिंग परफेक्ट किया जाता है। इटाची गेनजुत्सु रेजिस्टेंस और काउंटर टेक्निक सिखाता है ताकि रेकागे के सेंसरी यूनिट्स को कंफ्यूज किया जा सके। रिन मेडिकल और सीलिंग सपोर्ट संभालती है। वो चाक्र सप्रेशन टैक्स और इमरजेंसी सीलिंग अरेज रेडी करती है जो बैटलफील्ड में तुरंत डिप्लॉय हो सके। कुछ महीनों के बाद पहली रेड का प्लान बनता है। टारगेट सिंपल होता है, कोनोहा के आउटर सेक्टर में हिडन क्लाउड के सप्लाई कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना और सर्विलेंस वीक करना। टाइमिंग रात का होता है। नारुतो और सासुके लीड ग्रुप में होते हैं जबकि काकाशी, ओबिटो और इटाची सपोर्ट और एक्सट्रैक्शन कवर संभालते हैं। जैसे ही रेड स्टार्ट होती है, नारुतो क्लोन्स के थ्रू गार्ड्स को स्कैटर करता है। सासुके लाइटनिंग कुनाई से वॉच टावर्स डिसेबल करता है। ओबिटो एक्सप्लोसिव टैग से सप्लाई क्रेट्स ब्लास्ट करता है। शुरुआत स्मूथ होती है लेकिन जैसे इनर जोन टच होता है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हिडन क्लाउड का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है। रेकागे का इलाइट स्क्वाड कुछ ही मिनट्स में एरिया सराउंड कर लेता है। ग्राउंड पर लाइटनिंग बेस्ड प्रेशर फील होने लगता है। नारुतो सासुके पुश करने की कोशिश करते हैं लेकिन एनिमी फॉर्मेशंस टाइट होती हैं। नारुतो क्लोन से एक साथ पाथ क्लियर करता है पर एक हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक से मल्टीपल क्लोन्स एक साथ वाइप हो जाते हैं। सासुके की लाइट जोन को चिडोरी बेस्ड थ्रस्ट से डाउन करता है लेकिन तुरंत काउंटर अटैक फेस करता है। तभी काकाशी इंटरवीन करता है और प्रिसीजन लाइटनिंग स्ट्राइक से एनिमी को डिसेबल करता है। सिचुएशन और बिगड़ जाती है जब रेकागे खुद बैटलफील्ड में एंटर करता है। उसकी स्पीड और इंपैक्ट से ग्राउंड क्रैक होने लगते हैं। ओबिटो क्लोज रेंज ब्लास्ट से रेकागे को स्लो करने की कोशिश करता है लेकिन रेकागे डायरेक्ट हिट लेके भी एडवांस करता रहता है। इटाची तुरंत सिचुएशन रीड करता है और समझ जाता है कि फाइट कंटिन्यू करना सुसाइड होगा। वो गेनजुत्सु कवर क्रिएट करता है जिससे एनिमी फॉर्मेशन एक मोमेंट के लिए डिसरप्ट होती है। काकाशी एक्सट्रैक्शन सिग्नल देता है। रिन सीलिंग टैग्स के थ्रू रिट्रीट कॉरिडोर सेव करती है। सब लोग बेयरली निकल पाते हैं। रेड फेल हो जाती है। सप्लाई कैंप्स का कुछ हिस्सा डैमेज होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता। हिडन क्लाउड्स अलर्ट हो चुका होता है। रेकागे का कंट्रोल और टाइट हो जाता है। कोनोहा पर सर्विलेंस डबल हो जाती है। ये पहली रेड ऑफिशियली अनसक्सेसफुल होती है। रेड के बाद तुरंत रीग्रुप होता है। लॉसेस का एनालिसिस किया जाता है और क्लियर हो जाता है कि डायरेक्ट प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग पैटर्न चेंज होता है। नारुतो को बैटलफील्ड कंट्रोल और टाइमिंग पर और काम करवाया जाता है। वो मल्टी लेयर क्लोन फॉर्मेशन प्रैक्टिस करता है, पहले डिस्ट्रैक्शन, फिर फ्लैंकिंग और फिर सीलिंग असिस्ट। सासुके अपनी लाइटनिंग को एरिया डिनाइल के लिए यूज करना सीखता है ताकि एनिमी मूवमेंट लिमिटेड हो। ओबिटो गोरिल्ला स्टाइल स्ट्राइक्स और डिलेड एक्सप्लोजन पर फोकस करता है। काकाशी टीम को साइलेंट एग्जीक्यूशन और सिंक्रोनाइज्ड टेकडाउन्स ड्रिल करवाता है। इटाची एनिमी कमांड स्ट्रक्चर को टारगेट करने का अप्रोच सेट करता है। नेक्स्ट रेड के लिए टाइमलाइन फिक्स होती है, एक पूरा साल, यानी एक पूरे साल के बाद वो लोग फिर से वहाँ रेड करने वाले हैं। इस बार ऑब्जेक्टिव सिर्फ फाइट नहीं होता बल्कि कंप्लीट टेक ओवर होता है। मिनाटो और फुगाओ की एग्जैक्ट प्रिजन लोकेशन आइडेंटिफाई की जाती है। गार्ड रोटेशंस मैप की जाती है। सीलिंग अरेज पहले से प्रिपेयर होते हैं। रिन बैटलफील्ड के लिए मोबाइल मेडिकल सीलिंग यूनिट रेडी करती है। नारुतो और सासुके फ्रंट लाइन स्ट्राइक के लिए असाइंड होते हैं जबकि काकाशी, इटाची और ओबिटो इनर जोन एलिमिनेशन के प्लान बनते हैं। हिडन क्लाउड को लगता है कि रिबेलियन क्रश हो चुका है लेकिन शैडोज में नेक्स्ट रेड क्वाइटली सेफ ले रही होती है। एक ऐसी रेड जो सिर्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करेगी बल्कि कोनोहा को वापस ले लेगी। एक साल बाद रात के बिल्कुल लास्ट फेज में मूवमेंट स्टार्ट होती है। इस बार कोई जल्दी नहीं होती, सब कुछ एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ एग्जीक्यूट होता है। नारुतो और सासुके सबसे पहले आउटर सर्विलेंस को क्वाइटली क्लियर करते हैं। नारुतो शैडो क्लोन्स को वाइड स्पीड में भेजता है जिससे हिडन क्लाउड के सेंसर्स मल्टीपल फॉल्स रीडिंग डिटेक्ट करने लगते हैं। इसी कंफ्यूजन के बीच सासुके लाइटिंग स्टाइल के कंप्रेस्ड बर्स्ट से वॉच पोस्ट और सिग्नल टावर्स को एक एक करके शट डाउन करता है। ओबिटो डिलेड एक्सप्लोसिव टैग्स को ग्राउंड और स्ट्रक्चर्स के नीचे प्लांट करता है ताकि
एस्केप रूट्स पे प्रेशर क्रिएट किया जा सके। काकाशी और इटाची इनर जोन में मूव करते हैं। काकाशी साइलेंट टेक डाउन्स के थ्रू गार्ड्स को न्यूट्रलाइज करता चलता है, जबकि इटाची गेंजोसु के शॉर्ट पल्सेस से कमांड यूनिट्स को टेम्परली ब्लाइंड कर देता है। रिन पीछे से मूव करती है, सीलिंग अरेस्ट डिप्लॉय करती है ताकि कोई रीइंफोर्समेंट समन न कर सके। जैसे इनर प्रिजन जोन तक पहुंचते हैं, ओबिटो प्लांटेड एक्सप्लोजिव्स को एक्टिवेट करता है। कंट्रोल्ड ब्लास्ट से आउटर वॉल गिरती है बिना प्रिजन्स को हार्म किए। मिनाटो और फुगाओ के होल्डिंग एरिया को एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म हो जाता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। जैसे ही प्रिजन ब्रेक का सिग्नल मिलता है, रेकागे खुद बैटलफील्ड में एंटर करता है। इस बार फाइट डायरेक्ट होती है। नारुतो और सासुके उसे एंगेज करते हैं ताकि काकाशी और इटाची रेस्क्यू कंप्लीट कर सके। रेकागे एक स्ट्रेट चार्ज करता है जिससे ग्राउंड क्रैक हो जाता है। नारुतो क्लोन्स के थ्रू उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। सासुके लाइटनिंग स्टाइल चेंज के थ्रू रेकागे की स्पीड को मोमेंटली लिमिट करता है। रेकागे एक क्लोन ग्रुप को कंप्लीटली वाइप करता है और डायरेक्ट नारुतो की तरफ बढ़ता है। इसी मूवमेंट ओबिटो इंटरवीन करता है। एक्सप्लोसिव टैग बस से रेकागे का बैलेंस थोड़ा ऑफ होता है। काकाशी उस ओपनिंग का यूज करता है और रेकागे के ब्लाइंड साइड से हाई स्पीड लाइटिंग थ्रस्ट लैंड करता है। इटाची फॉलो अप में एंजोसु लॉक अप्लाई करता है सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन वही सेकंड काफी होता है। सासुके अपना स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटिंग स्ट्राइक यूज करता है जो रेकागे के चक्रा फ्लो को ब्रेक करता है। नारुतो लास्ट में शैडो क्लोन्स के साथ सीलिंग टैग्स अटैच करता है। कंबाइंड सीलिंग jutsu के थ्रू रेकागे फाइनली इमोबिलाइज हो जाता है। फाइट वहीं खत्म हो जाती है। इसी बीच मिनाटो और फुगाको को फ्री कर लिया जाता है। मिनाटो तुरंत बैटलफील्ड एसेस करता है। फुगाको उचिहा क्लैन के रिमेनिंग फाइटर्स को रिग्रुप करने लगता है। रेकागे के गिरते ही हिडन क्लाउड की कमांड चेन कोलैप्स हो जाती है। गार्ड्स बिना लीडर के डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। काकाशी और इटाची इनर सेक्टर्स को क्लियर करते हुए कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओबिटो प्लांटेड एक्सप्लोसिव से सप्लाई रूट्स और वेपन डिपोट्स को परमानेंटली डिसेबल कर देता है। रिन सीलिंग अरेस्ट के थ्रू प्रिजनर्स और विलेजर्स के रेजिस्टेंस अनलॉक करती है। जैसे जैसे बैरियर्स गिरते हैं, विलेजर्स खुद ही रेजिस्टेंस स्टार्ट कर देते हैं। कोनोहा के निंजा जो सालों से सब पास थे, वेपन्स वापस ले लेते हैं। मिनाटो बैटलफील्ड में वापस कमान संभालता है। फ्लाइंग थंडर गॉड के रैपिड मूवमेंट से बचे हुए क्लाउडी लाइट्स को एक एक करके एलिमिनेट किया जाता है। फुगाको सारिंगन के थ्रू रिमेनिंग थ्रेड्स को पिन पॉइंट करता है और उचिहा यूनिट्स क्लीन अप ऑपरेशन कंप्लीट कर देती हैं। सुबह होने से पहले पूरा विलेज कंट्रोल में आ जाता है। सूरज निकलते वक्त कोनोहा फाइनली फ्री होता है। डैमेज बहुत होता है लेकिन ऑक्यूपेशन खत्म हो चुकी होती है। नारुतो और सासुके बैटलफील्ड के बीच खड़े होते हैं जहां पहली बार गेन इन होने के बावजूद उन्होंने फ्रंट लाइन विक्ट्री में डायरेक्ट रोल प्ले किया होता है। काकाशी, इटाची और ओबिटो साइलेंटली एरिया सिक्योर करते हैं। रिन इंजर्ड लोगों पर काम करती है। ये रेड सिर्फ एक अटैक नहीं होती बल्कि एक कंप्लीट टेक ओवर होती है। वहाँ वापस मिल चुका होता है और इस बार बिना किसी एक्सटर्नल बीस्ट के, सिर्फ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कोऑर्डिनेशन के थ्रू। और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। तो तुमको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।